वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे और ये 2022 का पेपर रहेगा। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम शुरू करें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें समय मिलता है वो आपको 3 घंटे का मिलता है, लेकिन जो पूर्णांक हैं इस वर्ष से क्या हो गया, यानी जो आप पेपर दे रहे हैं 2023 या उसके बाद, तो जो ये पूर्णांक है ये अब 70 मार्क्स का रह गया है। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले वर्ष तक क्या था, ये 80 मार्क्स का था। ठीक है, कुछ मार्क्स में भी और कुछ क्वेश्चनों में भी चेंजमेंट हुआ है। जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक वाक्य या विकल्प वाले क्वेश्चन आते थे, अब इसमें पहले क्वेश्चन में आपको 8 विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, और जो ये 5 मार्क्स वाले थे, अब ये 5 मार्क्स वाला कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, अब सिर्फ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 25 रहेगी। जैसे आप पिछले वाले में देख सकते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन की संख्या थी वो 27 थी। अब जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 25 ही रहेगी। तो आप इनको भी नोट कर लें, आपके लिए थोड़ा अच्छा हो गया कि प्रश्नों की संख्या कम हो गई, जिससे कि आपके समय की बचत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन विकल्प वाला है, यह है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, स्कर्वी। ठीक है, और ये जो विटामिन वाले क्वेश्चन हैं इनको आप सब नोट कर लीजिए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से कौन सा रोग, सी की कमी से क्या, डी की कमी से क्या, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। आई होप कि आपने ये सारे याद कर रखे होंगे। सी तो मैंने बता दिया कि सी से की कमी से स्कर्वी होता है। अगर आपको विटामिन बी, ए, बी, डी और के का पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी विकल्प वाला है। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का स्रोत है, यानी आपको ये बताना है कि किस, यहाँ पे दालें हैं, ऑप्शन में आलू है, अंगूर है, इनमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ए, दालें। ए नहीं, यहाँ पे एक है। आपको क्वेश्चन में भी ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर करके लिखा ए का एक और यहाँ पे दालें लिखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बच्चों की पुस्तकों में अधिक चित्र होते हैं क्योंकि, यानी बच्चों की जो पुस्तकें हैं उनमें अधिक चित्र क्यों होते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अक्षर ज्ञान होता है, और बी वाला है आकर्षक लगती है। तो ये भी सही है कि उनको अधिक चित्र इसलिए होते हैं, उनको अक्षर ज्ञान हो जाता है और आकर्षक लगती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट भी करते जाइए। जो आपने अपनी पेपर सॉल्व की कॉपी बना रखी है आप उनमें नोट भी करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उपभोग से क्या आशय है, यानी आपको उपभोग का अर्थ लिखना है। आशय मतलब अर्थ, कि उपभोग का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रत्यक्ष व अंतिम प्रयोग उपभोग कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया। यहाँ तक तो इसका अर्थ हो गया। आप थोड़े से और लिखेंगे, आप इसमें एक डेफिनेशन भी लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन में 100% अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक जो विद्वान है एली के अनुसार कि विस्तृत भाव में उपभोग का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आर्थिक वस्तुओं और व्यक्तिगत सेवाओं का उपयोग है। तो अब ये प्रश्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लें और ये याद भी कर लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार ये वाला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आहार के 2 अनिवार्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आपको सिर्फ 2 लिखने, हालांकि मैंने सारे ही लिख दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, 2 लिखने। ठीक है, हो सकता है कि कभी आए कि 4 पोषक तत्वों के नाम लिखिए, तो तब के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके अलावा हमको क्या चाहिए, भोजन में आहारी रेशे चाहिए और जल भी है। ठीक है, जल भी क्या है, एक हम शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये फिर आपका क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ तक नोट करते रहें। जो प्रश्न अगर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
ठीक है, मैं वहाँ भी उसका आंसर देने की प्रयास करूँगा और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो उस पर एक नया वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप स्टूडेंट, आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट भी करते रहें। अपने जो पेपर सॉल्व की कॉपी है नोट भी करते रहें। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और सारे नोट भी कर लिए हैं और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ। मैं जो अन्य भी क्लास 10th के जो अन्य पेपर भी सॉल्व किए हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ भी उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आप 100% मार्क्स अचीव करें, सभी सब्जेक्ट में 100% अचीव करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पारिवारिक बचत के 2 लाभ लिखिए। आपको 2 लाभ लिखने, तो हमारा पहला लाभ है कि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, पहला लाभ, और दूसरा आकस्मिक संकटों का सामना। जो आकस्मिक संकट आ जाते हैं उनका सामना करने के लिए जो पारिवारिक बचत है उनको उसमें फ़ायदा मिलता है। तो पहला जैसे उसमें आपको सिर्फ यही नहीं लिखना बल्कि उनके बारे में थोड़े से और लिख भी देना है। ठीक है, ये तो हेडिंग बन गई, तो थोड़े से और लिखेंगे कि जैसे बच्चों की शिक्षा एवं विवाह आदि अनेक पारिवारिक दायित्वों की समय आने पर पूर्ति बचत द्वारा ही की जाती है। यह दूसरा है आकस्मिक संकटों का सामना। बचत द्वारा बीमारी, मृत्यु एवं दुर्घटना जैसे आकस्मिक संकटों के अवसर पर आर्थिक सहायता प्राप्त होती। तो ये आपके 2 लाभ हो गए हैं, आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारिवारिक आय किसे कहते हैं? तो पारिवारिक आय किसे कहते हैं? परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो सामूहिक इनकम है और सभी स्रोतों से जो इनकम है, कुल आय है, उसको पारिवारिक आय कहते हैं। ठीक है, ये तो जैसे आप इसको सही उसमें लिख सकते हैं कि परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा उनके समस्त स्रोतों द्वारा अर्जित कुल आय को क्या कहते हैं? पारिवारिक आय कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोमल साबुन से क्या आशय है? ठीक है, कई बार यहाँ पे इसको भी नोट कर लें, ये तो कोमल साबुन के बारे में लिखा गया है, लेकिन कई बार कठोर साबुन के बारे में आता है, तो उनको भी आप नोट कर लें। ठीक है, कि कोमल साबुन से क्या आशय है, कठोर साबुन से क्या आशय है, क्योंकि इन दोनों में से एक तो आना ही आना है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे कि कोमल साबुन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें कि कोमल साबुन कैसे बनता है, कोमल साबुन में क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें 2 प्रश्न हो रखे हैं कि विकास एवं वृद्धि की परिभाषा लिखिए। तो कई बार आ सकता है कि वृद्धि किसे कहते हैं, या कई बार सिर्फ ये आ सकता है कि विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा है कि विकास एवं वृद्धि की परिभाषा लिखिए, तो मैंने पहले वृद्धि की लिखी है। वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना होता है, अथवा मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो ये वृद्धि हो गई। अब विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। ठीक है, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं, जो कि गर्भकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात भी निरंतर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि ये हुई और विकास ये सब है। वृद्धि का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से बढ़ना है, और विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक के अलावा सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के उसमें शामिल होते हैं। तो आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर स्पीड बढ़ जा रही है मेरी तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करिए और फिर नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिले सिलाई यानी रेडीमेड। ठीक है, सिले सिलाई क्या कहेंगे? रेडीमेड वस्त्रों के 2 दोष बताइए। ठीक है, आप 2 लाभ भी लिख लीजिए। ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ दोष बता रहा हूँ, आप 2 लाभ भी याद कर लीजिए। ठीक है, कि उनके लाभ क्या हैं। तो जो तैयार वस्त्रों के 2 दोष क्या हैं कि एक तो उनकी सही फिटिंग नहीं होती और कपड़े की गुणवत्ता का अनुमान लगा पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, हमको पता नहीं लगता है कि जो ये हम कपड़ा खरीद रहे हैं, जो भी हम पैंट शर्ट इत्यादि खरीद रहे हैं, तो क्या उसका कलर जाएगा, नहीं जाएगा, ये क्या रहेगा, तो इसमें अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आप ये तो हानि हो गई है, दोष हो गए हैं, तो मैंने जैसे पहले बता दिया, आप 2 लाभ भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलों का महत्व। ठीक है, कि जो हम खेल खेलते हैं तो उनका क्या महत्व है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि बालक के जीवन में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। तो किन किन जगह खेल महत्वपूर्ण है, क्या क्या हैं, तो आप उनको हेडिंग वाइज लिख सकते हैं कि क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, प्रवृत्ति का विकास और खेलों का शैक्षिक महत्व। तो आप, मैं सिर्फ हेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। उनके बारे में भी, जैसे क्रियात्मक विकास के बारे में भी आप 2 लाइन लिखेंगे। खेल के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के विभिन्न क्रियात्मक कौशलों के अभ्यास का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप प्रतीक में लिखेंगे, क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, प्रवृत्ति का विकास में लिखेंगे। तो पहले आप यहाँ से और यहाँ पे तक नोट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी 4 वाले को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आई होप कि आप सारे जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको वो समझ में भी आ रहे हैं और आप अपनी जो कॉपी है उसमें भी आप नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट करना बहुत ज़रूरी है भाई, और उन प्रश्नों को याद करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। आहार स्वास्थ्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसमें क्या परिभाषित करना है आपको, आहार स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, आपको प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ रहे होते। हम थोड़े से पढ़ते हैं और फिर उसके हिसाब से लिखते हैं, और फिर प्रश्न में कुछ और पूछा जाता है और हम आंसर कुछ और दे रहे होते हैं। तो आहार विज्ञान कला एवं विज्ञान का वह समन्वयात्मक रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को पोषण तथा व्यवस्थाओं के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न आर्थिक शारीरिक स्थितियों के अनुरूप दिया जाता है। तो ये क्या होगी, इसकी एक परिभाषा होगी। अब दूसरे शब्दों में क्या से कह सकते हैं इसको, आहार एवं खाद्य सामग्री को हर प्रकार से शुद्ध व संक्रमण रहित रखने के उपाय की व्यवस्थित जानकारी प्रदान करने वाले विज्ञान को आहार विज्ञान, आहार स्वास्थ्य विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें आपके लिए क्या हो गया, 2 परिभाषाएं हो गई हैं। ठीक है, एक परिभाषा और दूसरी यहाँ से यहाँ तक। तो आप इन दोनों को नोट करेंगे और याद भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पारिवारिक व्यय के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको इसमें जितने भी व्यय हैं, यहाँ पे सिर्फ व्यय के बारे में बात कर रहे हैं, आप आय भी देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रश्न भी आ जाए। तो इसमें जो पारिवारिक व्यय हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4। एक तो निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, अन्य व्यय और आकस्मिक व्यय। ठीक है, अब इनके बारे में सिर्फ आपको इतना ही नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इनके बारे में थोड़ा सा और लिखना है कि निश्चित व्यय प्रतिमाह समान रहते हैं। जो निश्चित व्यय हैं वो प्रतिमाह समान रहते हैं, जैसे मकान का किराया, घर का सामान, ये क्या है, निश्चित व्यय है। अर्धनिश्चित व्यय क्या है, ऐसे व्ययों को कहा जाता है जिसमें प्रतिमाह एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तन होता है, जैसे परिवार के सदस्यों की वस्तुओं पर होने वाला व्यय। तो ये क्या हो गया, अर्धनिश्चित व्यय है कि कपड़े तो खरीदने हैं, किसी महीने ज़्यादा खरीदते हैं, किसी महीने नहीं खरीदते हैं। ठीक है, मौसम के जैसे मौसम चेंज होता है तो हम कपड़े खरीद लेते हैं, तो ये एक अर्धनिश्चित व्यय है। ठीक है, कपड़े तो खरीदने हैं लेकिन कितने खरीदने ये नहीं पता। ठीक है, और अन्य व्यय की श्रेणी में वह खर्च श्रेणी में उन खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति की आय एवं सुविधा पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर मान बात, अभी तक किसी व्यक्तिगत आदमी के पास, किसी परिवार के पास कार नहीं थी। ठीक है, अभी तक उसकी आय कम थी और उसके पास कार नहीं थी। अब चूंकि उसकी आय बढ़ गई है तो एक कार ले लिया। तो ये क्या है, ये भी व्यय है लेकिन ये अन्य व्यय है। ठीक है, ये खर्च अनिवार्य और निश्चित नहीं होते हैं। अब कार खरीदना हमारे लिए ऐच्छिक हो सकता है। ठीक है, कोई फैमिली चाहेगी कि वो कार खरीद रहे हैं और कोई नहीं चाहेगी, तो ये निश्चित नहीं होता, अनिवार्य भी नहीं होते हैं। ठीक, और जो चौथे प्रकार का होता है ये आकस्मिक व्यय है। इसके लिए आदमी पैसे बचा के रखता है। उन पारिवारिक खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जिनका कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अचानक कोई बीमार हो गया, ठीक है, या किसी को पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो ये इनका पूर्व में ज्ञान नहीं होता है। तो आई होप कि आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वयं के बनाई गई वस्त्रों के गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर सिले सिलाई वस्त्रों के दोष देखे थे। अब स्वयं के बनाई गई वस्त्रों के गुण, तो यहाँ पे गुण का हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप दोष भी देख लीजिए।
स्वयं के बनाए गए वस्त्रों के दोष क्या क्या हैं। ठीक है, तो तब आपके अगर इस वर्ष गुण के अलावा दोष आ गया तो आपके मार्क्स तभी भी पूरे आएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि स्वयं बनाए गए वस्त्रों के लाभ एवं सुविधा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ठीक है, तो जो स्वयं के बनाए हुए क्या होते हैं, एक तो वो शारीरिक नाप के अनुसार होते हैं, पूरी फिटिंग के अनुसार होता है, उसके हिसाब से हम सिलाते हैं। स्वयं कपड़ा खरीदने पर कपड़े की गुणवत्ता की समुचित जांच की जा सकती है। ठीक है, हम उसको अलट पलट के देख सकते हैं। और जो हम सिले सिलाए कपड़े नहीं खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो घर में जो महिलाएं हैं जो सिलाई कला भी सीख लेती हैं। ठीक है, अगर हम सारे रेडीमेड कपड़े ही खरीदेंगे तो घर में कोई भी सदस्य छोटी मोटी सिलाई भी नहीं कर पाएगा। अगर हम कपड़े खरीदते हैं, सिलाई नहीं खरीदते हैं, तो घर की जो महिलाएं हैं जिनके पास थोड़ा समय ज़्यादा होता है, या परिवार के जो अन्य सदस्य, सिर्फ महिलाएं नहीं, जो अन्य सदस्य जो घर में हैं वो भी कपड़े सिलना सीख जाते हैं। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, अब आप 4th और 5th वाला भी कर लेंगे। इससे क्या होता है, कपड़े और धन की बचत होती है। ठीक है, और कुछ दशाओं में दर्जी के साथ कपड़ा सिलाना भी क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, हमारे देश में जो सिले सिलाई वस्त्र हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से 1 से लेकर 5 तक ये नोट कर लेंगे। ठीक है, ये कई बार 1 नंबर में भी आ जाता है कि आपको सिर्फ कहा जाएगा कि आप सिले सिलाई वस्त्रों के 2 गुण लिखिए, तो 1 नंबर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि वस्त्रों में प्रेस करना क्यों आवश्यक होता है। हम कपड़ों में क्यों प्रेस करते हैं, तो एक तो इनमें जो सिलवटें हैं वो दूर हो जाती हैं जिससे वो आकर्षक लगते हैं। ठीक है, और कई बार धुलाई के बाद दौरान भी वस्त्रों में रोगाणु रह जाते हैं और जिससे कि गर्म सेंक से वो मर जाते हैं। ठीक है, या कई बार कपड़े फैल जाते हैं तो उनको अच्छे से प्रेस करते हैं तो वो स्थान भी कम घेरते हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप चैनल को पूरा देखेंगे, सारे वीडियो को देखेंगे तो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हमने काफ़ी क्लास 10th के लिए काफ़ी लगभग सभी विषयों के पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उनको भी देख लें, उनको भी चेकआउट कर लें जो कि गत वर्षों के हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। विकास के नियमों या उसको सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो आपके नियम और सिद्धांत इसमें एक ही हैं, तो इनका उल्लेख करना है आपको। ठीक है, कि जो विकास के क्या क्या नियम हैं, तो इसमें पहला है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। चूँकि ये 3 या 4 नंबर में है तो आपको क्या करना है, आपको ये 4 मार्क्स का आ सकता है, तो आपको ये इसमें सिर्फ आपको हेडिंग नहीं लिखनी। अगर 2 नंबर में या 1 नंबर में आए तो आप सिर्फ हेडिंग लिखिए। ठीक है, अगर 1 नंबर में आए तो हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, चूँकि 4 मार्क्स का आने वाला है आपके पास, या 3 या 4 मार्क्स का आएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हेडिंग ही नहीं लिखनी है बल्कि उनके बारे में लिखना भी है। कि जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत मानता है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे पहले से ही चलते रहती है, परंतु इसकी गति में बदलाव आते रहते हैं। अर्थात कभी भी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी निम्न गति से। ठीक है, तो यानी जैसे हम बढ़ रहे हैं तो लगातार बढ़ ही रहे हैं हम। ठीक है, जो 16 से 19 ईयर तक हम लगातार बढ़ते रहते हैं, या बुद्धि में विकास होता रहता है, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। 2 व्यक्तियों में एक समान विकास की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आप इसमें चूँकि काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, फिर यहाँ तक 5 को आप पूरा नोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये गलती बाय मिस्टेक 7 हो गई, ये 6 है, वंशानुक्रम सिद्धांत। तो यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी क्वेश्चन है अगर मैं उसको पूरा रीड करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उनको वीडियो को पॉज करके उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु के जीवन में
टीवी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अभी तक हमने शिशु के जीवन में, बालक के जीवन में खेल की भूमिका देखी थी, तो टीवी की भूमिका क्या है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए टीवी, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके लिए हानिकारक है। तो आप इसको यहाँ से पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप उसको लास्ट में यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो आपने पहले नोट कर लिया, अब यहाँ तक भी नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वस्त्रों की धुलाई में रीठे के सत के उपयोग पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जो संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखना है कि रीठे का सत कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि अब तो हम जो सर्प इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, रीठे के सत का ही प्रयोग हम कर रहे होते हैं। तो रीठे के सत को कैसे बनाया जाता है, ठीक, तो इसमें मैंने पूरा वर्णन कर रखा है, आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए, और फिर मैं आपको इसके जो दूसरा पार्ट है उसको भी यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आप सीख जाएंगे कि रीठे का सत कैसे बनाते हैं, और सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन का आंसर सटीक लिखेंगे, और जिससे कि आप उस क्वेश्चन में 100% मार्क्स अचीव करेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर 18 डालेंगे और यस लिखेंगे, तो जिससे मुझे लगेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालकों की खेल सामग्री की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी उनकी खेल सामग्री की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे भी नहीं कि उनको भी कुछ भी खरीद के लाया जा सकता है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं कि हानिकारक रसायनों से युक्त खिलौने नहीं होने चाहिए। पहली तो यही है कि जो हानिकारक रसायन से मुक्त खिलौने होने चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं कि ऐसे खिलौने बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिनमें पेंट इत्यादि लगा हो, रसायन लगा हो, पेंट लगा हो, परफ्यूम लगा हो, ठीक है। अगर उसमें बहुत तेज़ स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है, तो वो क्या होगा, उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला तो ये है कि उसमें हानिकारक रसायनों से मुक्त खिलौने होने चाहिए। दूसरे, आग से सुरक्षित खिलौने होने चाहिए। ऐसे खिलौने नहीं होने चाहिए कि जो शीघ्र ही क्या कर लें, आग पकड़ लें, तो ऐसे खिलौने भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों को नोट कर लें। फिर तीसरा और चौथा देखते हैं हम कि खिलौनों में तरल पदार्थ ना हो। ऐसे खिलौने बिल्कुल ना हो कि जिनको अगर वो टूट गए तो वहाँ से कुछ रंगीन और तरल पदार्थ निकल गया, तो जिससे वो क्या हो सकता है, उनको हानि पहुँच सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 और काफ़ी इंपॉर्टेंट, लड़ाई से संबंधित खिलौने ना हो। यानी उनको बंदूक वगैरह वगैरह नहीं लानी चाहिए, ठीक है। बंदूक, पिस्तौल, तलवार इत्यादि नहीं लानी चाहिए। एक तो ये घातक होते हैं, और दूसरे उनके इन खिलौने से उनके जो मानसिक जो मन पे भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, वो आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा के लिए उन्माद उनमें आ जाता है। तो ये आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों के मुख्य अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों का आपको विवरण देना है, इसमें आपको वर्णन करना है या विवरण देना है। यहाँ पे शब्द चेंज हो सकता है, किसी में इसमें लिखा है कि विवरण दीजिए, कहीं पर लिखा हो सकता है कि वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वो उपभोक्ता है। तो उसमें उपभोक्ता की परिभाषा ये है। तो उसके जो प्रमुख अधिकार क्या क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 से लेकर और 6 तक लिखे हैं, तो आप ये सारे नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम इसमें अथवा भी मिलता है आपको। इसमें अथवा क्या है, वस्तुओं में मिलावट की समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। कई बार विस्तृत भी आ सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बड़ा है, 4 मार्क्स में है, तो विस्तृत भी लिखा जा सकता है। तो इसमें मिलावट पे आप लिखना है कि कैसे करके मिलावटें हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ से शुरू कर सकते हैं। खाने की चीज़ में मिलावट ने तो हम भारतवासियों का स्वास्थ्य चौपट ही कर रखा है, ठीक है। चावलों में सफ़ेद पत्थर, काली मिर्च में पपीते के बीज, पीसे हुए धनिया में सूखी लीद, तो आम बात हो गई है, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ तक भी मैंने आगे भी मेंशन करा कि देसी घी में वनस्पति तेल मिलाकर विशुद्ध जाता है, ठीक है। समझ लें, यानी उसको शुद्ध देसी घी बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ और मिलाया होता है, लेकिन जबकि वो मिलावट है, लेकिन लिखा डब्बे में शुद्ध होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से और यहाँ तक नोट करेंगे, और फिर जो रेस्ट ऑफ, हाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आप नोट करेंगे
कि क्या क्या उनसे नुकसान हो रहे हैं, कैसे करके हम उनसे रोग मुक्त हो सकते हैं, कैसे करके हम उनसे इस मिलावट को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। आहार संग्रह से क्या अभिप्राय है, कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, आहार संग्रह की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी पहले आपको पहले पार्ट ये है और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो पहले आप इसका अर्थ बताएंगे कि आहार संग्रह क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका अर्थ हुआ, और उसके बाद इसके आवश्यकता एवं महत्व लिखेंगे आप। पहले आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लिए, और फिर आप इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसका जो थोड़ा सा भाग बचा हुआ है फिर यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सफ़ेद सूती वस्त्रों की धुलाई एवं नील लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये तो आप प्रैक्टिकली करते रहते हैं, तो आपको वही जो आप प्रैक्टिकली करते हैं आपको वही ढंग से लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्णन कर रखा है, आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, चूँकि इसको आप करते रहते हैं, आप अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, तो आप नील और आदि का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको समझाने का आवश्यकता नहीं, आप सीधे नोट कर लीजिए। इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें अथवा वाला है कि शुष्क धुलाई से क्या तात्पर्य है। इसमें भी दो क्वेश्चन है, एक ये है और शुष्क धुलाई के लाभ एवं हानियों का वर्णन करेंगे आप। यह शुष्क धुलाई के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए है, कहीं पे वर्णन कीजिए, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले शुष्क धुलाई क्या है, ठीक, उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप शुष्क धुलाई का अर्थ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके लाभ क्या है, ये यहाँ तक उसके लाभ है। ठीक है, और उसके बाद उसकी हानि क्या है। ठीक है, उससे क्या क्या हानि होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उससे सारे लाभ ही लाभ होते हैं, ज़्यादा लाभ हैं लेकिन सारे लाभ ही लाभ नहीं हो सकते। तो यहाँ तक उसको लिख लेंगे, ये उसकी हानियाँ हुई। ठीक है, और याद भी कर लेंगे, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। यानी जो विकास के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब बच्चे में विकास होता है तो सबसे पहले उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप उसके आप पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि विकास के परिणाम के रूप में होने वाले सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते। उदाहरण के लिए आकार में परिवर्तन यानी शारीरिक विकास, आनुपातिक रूप में परिवर्तन बच्चे से वयस्क, और अभिलक्षणों में परिवर्तन बच्चे के दांत का लोप। ठीक है, जो दांत आते हैं लोप हो जाता है उनका, तथा अन्य अभिलक्षणों को अर्जित करना एक अलग तरह का परिवर्तन है। तो ये ऐसे करके परिवर्तन आप लिखेंगे। तो पहले आप आकार में परिवर्तन लिखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे उनके आकार में परिवर्तन होता है। उसके बाद दूसरा अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लुप्त होना। ठीक है, पहले जैसे वो घुटने से माध्यम से चलता है, फिर सरक के चलता है, और उसके बाद वो ये लक्षण उसके लोप हो जाते हैं। ठीक है, या जैसे शुरू में दांत कह रहे थे कि जो शुरू में दूध के दांत आते हैं और कुछ दिन बाद वो निकल के मजबूत वाले दांत आ जाते हैं। तो ये जो पुराने लक्षण हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, आप 3 तक नोट कर लीजिए, फिर आप 4 वाला भी नोट कर लेंगे। ठीक, और फिर आपका क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इसमें अथवा वाला बाय द वे वहाँ आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो आपको दोनों करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब हो सकता है कि जो भविष्य में आप पेपर देने वाले हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, ये अलग अलग प्रश्न भी हो सकते हैं, तो आप इसलिए दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो ये है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी जो बालकों का विकास है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहला है शारीरिक कारक, कि अगर जो बच्चा जन्म से दुबले पतले या कमज़ोर या बीमार पैदा होते हैं तो वो ज़िंदगी भर बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। उनमें जो शारीरिक कमियां का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर जो जन्म से कमज़ोर हैं तो वो लगभग हमेशा पूरे लाइफ टाइम वो ऐसे ही रहते हैं, कमज़ोर से रहते हैं। जो जन्म से ही स्वस्थ हैं तो पूरी ज़िंदगी भर स्वस्थ रहते हैं, वो बीमार भी कम पड़ते हैं। दूसरा वंशानुगत कारक, अगर जिसके माता पिता का जो लंबे चौड़े होंगे तो बहुत चांस है कि उनके बच्चे भी क्या होंगे, शारीरिक गठन उनका या लंबाई जो आदि होती है वो आनुवंशिक गुण है।
यानी लंबे माँ बाप के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर उनके चांसेस हैं कि वो लंबे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे जो गोरे माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी गोरा ही होगा। ठीक है, तो अगर वो काले हैं तो काले होंगे। तो ऐसे जो ये वंशानुगत गुण हैं ये भी उसमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले ये नोट कर लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा है बुद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक प्रवृत्ति। ठीक है, फिर आप यहाँ तक भी नोट कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हम 24 देख लेते हैं। पारिवारिक साधनों से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक साधनों के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी इसमें भी 2 प्रश्न हैं। एक में आपको पारिवारिक साधनों से आप क्या समझते हैं, ऊपर हमने व्यय देखा था। ठीक है, और यहाँ पे हम साधनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला आप पारिवारिक साधन के बारे में बताएंगे कि पारिवारिक साधनों का अर्थ क्या है। तो गृह प्रबंधन में साधनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साधन वह भौतिक वस्तुएं, मानवीय तथा अनमानवीय एवं गुण हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। यानी साधनों में सिर्फ भौतिक ही नहीं आते हैं, जो मानवीय और अमानवीय दोनों आते हैं। ठीक है, तो इनमें आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे और फिर आप साधनों के प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो हम इनको एक मानवीय साधन हुए और दूसरे भौतिक साधन हुए। आप इनको मानवीय अमानवीय कह सकते हैं। ठीक है, फिर आप इनके सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे, उनके बारे में भी लिखेंगे। जो मानवीय साधन हैं उनके उदाहरण क्या क्या हैं, तो उसमें योग्यता आती है, रुचि आती है। ठीक है, और सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है, इनके बारे में भी आप 2-2 लाइन लिखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, नोट करते रहिए। ठीक, अब यहाँ तक ज्ञान कौशल ये क्या हो गए? मानवीय साधन हो गए। अब भौतिक साधन क्या है? यहाँ तक लिखने के बाद आप भौतिक साधन भी लिखेंगे। भौतिक साधनों के जो उदाहरण हैं कि आप धन है, भौतिक वस्तुएं हैं, सामुदायिक वस्तुएं हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको पूरा 4/4 मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप अगर इतना लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए अपनी। चलिए, हम अथवा वाला भी देख लेते हैं। पारिवारिक साधनों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वहाँ पे जो पहला वाला था उसमें प्रकार आ रखे थे और इसमें विशेषताएं आ रखी कि आपको विशेषताएं बताने कि जो पारिवारिक साधन है उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो पहला तो यही है कि सभी साधन उपयोगी होते हैं। ठीक है, जितने भी साधन है, पारिवारिक साधन है, सारे क्या हैं? उपयोगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में भी नोट कर लेंगे आप। उसके बाद दूसरा देखेंगे कि जो साधन है वो सीमित है। ठीक है, और तीसरा है सभी साधन परस्पर रूप से संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, समझ रहे? यहाँ तक आप नोट कर लें। उसके बाद 4 और 5 वाला भी, प्रबंध प्रक्रिया सभी साधनों पर लागू होती है। यानी आपको जितने भी साधन हैं वो क्या होंगे? योजनाबद्ध होंगे और विशिष्ट व्यवस्थित प्रयोग आवश्यक है उनका। ठीक है, 5 वाला है साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। वो जो साधन है उनका हम वैकल्पिक उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 6वें और 7वें भी देखेंगे। साधनों का प्रतिस्थापन संभव है। समझे? जैसे इसमें कि एक ही लक्ष्य की प्राप्ति है तो हम साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम घर में बागवानी के द्वारा फल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं या धन का प्रयोग कर इन्हें बाजार से खरीद सकते हैं। यानी हम या तो हम मेहनत करके घर ही में उगा लें अगर हमारे पास बगीचे वगैरह हैं, या हम उनको धन का प्रयोग करके बाजार से खरीद सकते हैं। तो इनका प्रतिस्थापन संभव है। 7वां है कि साधनों के उपयोग द्वारा जीवन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। साधनों के व्यवस्थित उपयोग द्वारा सीमित साधनों में ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति की जा सकती है। यानी अगर हम उनका सदुपयोग करेंगे, चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो हम अपने जो जीवन की गुणवत्ता को हम निर्धारित कर सकते हैं, उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 25 देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, चलिए क्वेश्चन हम 25 देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुँच गए और अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो आहार नियोजन है उसको कौन कौन से कारक हैं कि जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है। तो पहले तो आप आहार नियोजन का अर्थ लिख सकते हैं। ठीक, ये बशर्ते इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आप ये लिखेंगे तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि आहार नियोजन क्या है।
तो आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय तथा उपलब्ध धन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आहार योजना एक कला है, ठीक है। तो ये इतना तो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित कर लेती हैं। तो पहली चीज़ तो है कि आयु उसको प्रभावित कर लेती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो निश्चित रूप से माता के दूध पे या उस पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो सूजी, खिचड़ी इत्यादि खा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आयु बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। दूसरी बात, लिंग, ठीक है। महिलाओं व पुरुष की आहार आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। पुरुष व लड़कों महिलाओं और लड़कियों की से अधिक खाना खाते हैं, ठीक है। उनको अधिक खाना चाहिए। पुरुष और लड़कों में चयापचय की दर अधिक होने के कारण होती है, ठीक है। स्त्रियों के शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है और चयापचय दर, चाय की क्रिया तंतु कम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आप समझ गए होंगे कि लिंग भी जो आहार नियोजन है वो कैसे करके इम्पैक्ट करता है, समझ रहे। उसके बाद व्यवसाय और क्रियाशीलता। अगर आदमी कठोर शारीरिक परिश्रम कर रहा है तो उसको उस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। अगर वो मानसिक परिश्रम कर रहा है, यहाँ पे मानसिक में 100 गलत हो गया, आप उसको देख लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये वाला 100 होना चाहिए था। कार्य कर रहा है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर वो शारीरिक कार्य कर रहा है तो उसको वसा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा वाले खाने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर वो मानसिक कार्य कर रहा है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। शारीरिक दशा, अगर महिला गर्भवती है या रोगी है तो उसको उस प्रकार की भोजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। व्यक्तिगत कारक, यानी कोई आदमी किस प्रकार की रुचि और अरुचि है उस हिसाब से भी उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करते रहेंगे, ठीक है। जो आपकी सॉल्व की कॉपी है उसमें नोट कर लेंगे। लास्ट 6वां है कि जलवायु और मौसम, ये भी हमारे आहार नियोजन पे या आयोजन पे असर डालते हैं, ठीक है। कि हम जो गर्मियों में हैं तो हम उस प्रकार का भोजन करते हैं और ठंडियों में हम उस प्रकार का भोजन करते हैं, ठीक है। या गर्म प्रदेश के लोग का भोजन दूसरे प्रकार का होगा और ठंडे प्रदेशों के लोगों का भोजन दूसरे प्रकार का होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों का वर्णन, प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको प्रकारों का वर्णन करना है, फिर कार्यों का वर्णन करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आपका सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में भी आप वर्णन करेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। एक फ्रांसीसी शब्द है, हाइड्रेट डी कार्बन से बना हुआ है, जिसका अर्थ कार्बन का हाइड्रेट है, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता देंगे। उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और फिर उनके अंदर कौन कौन से 3 होते हैं, ठीक है। समझ रहे। तो आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रकार वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रकार वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो सकता है किसी बार 2 नंबर में आए कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ तब इतना ही लिखना है, ठीक है। अब हम चूँकि आपने प्रकार देख लिए, अब हम इसके कार्य देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का शरीर में क्या क्या कार्य होता है। तो पहला है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर के लिए ऊर्जा देना है, ठीक है। नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रमुख कार्य प्रोटीन की बचत करना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए, समझ रहे। अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ रखा है तो आप अन्य भी लिखेंगे। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, पाचन संस्थान को स्वस्थ रखना, 6वां, 7वां और 8वां भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप ये सब करेंगे। ये मैंने लंबा इसलिए भी लिखा है कि अगर बाय द वे आपके पास आगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है तो तब आपके लिए ये हो जाएगा, समझ रहे। अगर प्रकार और कार्य दोनों आ रखे तो आप सिर्फ 5 ही लिखें, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कार्य आ रखे तो पूरे के पूरे आप 8 तक लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका हम अथवा वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा वाला देख लेते हैं कि विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
जो मुख्य स्रोत है और कार्य है उनका वर्णन करना है। विटामिन के बारे में तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो विटामिन ए, बी, सी, डी और के, इनके जो प्रमुख स्रोत हैं, कार्य हैं, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, इनको याद भी कर लें, नोट भी कर लें, क्योंकि इनमें से एक का आना ही आना है, विकल्प के रूप में भी आएगा और एक लॉन्ग आंसर भी आएगा, 4 नंबर में भी आएगा। ठीक है, तो आप इनको सबको नोट कर लें। यहाँ सिर्फ हम विटामिन ए के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप सबको करेंगे। कि पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि विटामिन ए की खोज किसने की, कब की, उसका जो रासायनिक नाम था वो क्या है। ठीक है, इसका परमाणु, इसका द्रव्यांक क्या होता है, अणुभार क्या होता है, ये सब आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद इसके स्रोत लिखेंगे आप कि विटामिन ए के स्रोत क्या है। ठीक है, कि विटामिन ए के स्रोत गाजर इत्यादि वगैरह लिखेंगे, समझ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ तक आपके स्रोत लिखें। उसके बाद विटामिन ए की उपयोगिता तथा कार्य क्या है। ठीक है, तो आप इसको कार्य लिखेंगे, समझ रहे हैं कि वो शरीर में क्या क्या करता है। तो यहाँ से पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फर्स्ट वाला नोट कर लेंगे आप। उसके बाद आप 2 से लेकर वीडियो को पॉज करिए या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ तक आप नोट करेंगे, 5th तक आप नोट कर लेंगे। चूँकि ये आपको 4 मार्क्स में आने वाला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लंबा है। आप फिर 6th वाला भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तब आपका क्या हो गया, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चूँकि इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है। अब ये क्वेश्चन नंबर ये तो गत वर्ष का है, यानी 2022 का पेपर है, तो इसमें जो विकल्प वाले थे वो लास्ट में थे। इस वर्ष आपको जो जितने भी विकल्प हैं, 8 विकल्प आने वाले हैं। ठीक है, और वो सारे ही क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक जैसे में क, ख, ग, घ करके हैं, ऐसे 8 विकल्प आएंगे। ठीक है, और वो सारे एक एक मार्क्स के होंगे। तो चलिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ विकल्प के नाम, विकल्प में जो आंसर है उनको लिखना है। ठीक है, पहले हम क वाला देख लेते हैं कि बैंक व डाकघर साधन है। किसके साधन है, पारिवारिक व्यय के, पारिवारिक बचत के, पारिवारिक आय के, या 2 और 3 दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है 2 और 3 दोनों। समझ रहे हैं, हमको बैंक और जो डाकघर है उससे क्या होती है, पारिवारिक बचत भी करते हैं हम वहाँ, और वहाँ से हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, उससे पारिवारिक आय भी हो जाती है। तो इसलिए जो 4th वाला है वो सही रहेगा। ख है, रेशमी वस्त्रों में कलफ लगाया जाता है, यानी कलफ किससे लगाते हैं। ये डिफरेंट आ सकता है कि सूती वस्त्रों पे कलफ किससे लगाया जाता है, रेशमी वस्त्रों पे कलफ किससे लगाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि गोंद का, रीठे के सत का, चावल की मांड का, या मोम का। तो ख का जो राइट आंसर है वो है ए, गोंद का। ठीक है, ग है, इसमें गृहिणी को उपभोक्ता के ... का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है अधिकारों का, उत्तरदायित्वों का, संरक्षण के उपायों का, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th वाला, ये सभी, इन सभी का उनको ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, घ है, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है। यानी जो हम खाना खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको नापने की इकाई क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्राम, औंस, कैलोरी, या डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, कैलोरी। आपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो पैकेट में आती है तो उसमें देखा होगा कि लिखा होता है कि इसमें कितनी कैलोरी मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्या होता है, जो भोजन में जो ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी में, उसको कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानवीय, ये तो हो गया था ना, घ वाला हो गया था। मानवीय पारिवारिक साधन है तो शक्ति एवं समय, ज्ञान, दक्षता, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये वाला, उपरोक्त सभी है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। यानी विटामिन जो B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है। ये दिख नहीं रहा होगा तो ये B1 लिखा है। B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। ठीक है, तो आपने ये सारे नोट कर लिए होंगे, समझ लें, क्योंकि इस वर्ष आपको 8 नंबर के विकल्प आने वाले हैं, तो आप इस पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देंगे इनको, और सारे विकल्पों को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक पार्ट के जितने भी विकल्प दे रखे हैं आप उनको याद कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे।
अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लास्ट तक पहुंच गए हैं और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप 100% मार्क्स अचीव करें। ठीक है, ये 70 में से आपकी मार्क्स 70/70 आए। ठीक है, आप 100% मार्क्स को अचीव करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।